चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं ध्वनि चैप्टर, जो बिग लूसेंट का जो हम एनालिसिस करा रहे हैं, सॉरी एनालिसिस नहीं, एमसीक्यू करा रहे हैं, उसका यह चौथा वीडियो है। 3 वीडियो भी है इस चैनल पे हम दे चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा कर के आप देख लीजिए, ठीक है। इस चैनल से जुड़े रहिए। लगभग जो मोटा वाला जो है आपका लूसेंट, उसका पूरा जो है हम क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं बल्कि हम करेंगे ही करेंगे। भले एक आध दो दिन जो है कभी लेट हो सकता है वीडियो में, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि डेली बाय डेली हम वीडियो हम डालें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, ध्वनि के बारे में थोड़ा एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम एमसीक्यू शुरू करेंगे। ध्वनि देखिए, ध्वनि एक प्रकार का क्या है तो कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है तो एक कंपन है। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। तो ध्वनि की उत्पत्ति अणुओं के गति के कारण होती है। उत्पत्ति कैसी होती है? उत्पत्ति तो अणुओं के गति के कारण होती है। अणुओं के गति के कारण, अणुओं के गति के कारण होती है। अब देखिए, ध्वनि के लिए क्या चीज़ जरूरी होता है तो माध्यम जरूरी होता है। ध्वनि के लिए क्या जरूरी है तो माध्यम जरूरी है। अगर माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि जो है कंपन नहीं कर सकती है, वो गमन नहीं कर सकती, गमन नहीं कर सकती है, ठीक है। यानी कि अगर एक जगह से, मान लीजिए कि यहाँ पे एक जगह ए है, दूसरा बी है, अगर ए से बी तक अगर जाना है तो किसकी आवश्यकता होगी ध्वनि को? तो माध्यम की आवश्यकता होगी। अगर माध्यम नहीं मिलेगा इसको तो ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। तो बस यहाँ पे 3 चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन है। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है तो अणुओं की गति के कारण होती है। ध्वनि के क्या जरूरी है तो माध्यम की जरूरी है। माध्यम के बिना ध्वनि गति नहीं कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ध्वनि और प्रकाश तरंगे क्या है। तो ध्वनि जो है वायु में क्रमशः अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होती है। देखिए, ध से ध्वनि, अध से अनुदैर्ध्य, प से अब यहाँ पे स है इसमें प्रकाश में, तो अनुप्रस्थ में भी स है, ठीक है। देखिए, इसमें ध है, इसमें भी ध है। तो ध्वनि का कनेक्ट किससे करेंगे? अनुदैर्ध्य से। अब प्रकाश का कनेक्ट किससे करेंगे? अनुप्रस्थ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 का 1 हो जाएगा। आपका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ध्वनि तरंग के लिए कौन सा सत्य है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इनकी चाल कितना होता है तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपको कहेगा कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि अश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अश्रव तरंगे, ठीक है। तरंग 3 प्रकार का होता है, अश्रव, श्रव, उसके बाद पराश्रव। अश्रव का कितना होता है तो 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। आपका श्रव कहेगा तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, और आपका पराश्रव कहेगा तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। तो आपका जो है 3 कैंसर कौन हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पराश्रव तरंगे वे ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव बोला है, बताया ना अभी। अश्रव का 20 हर्ट्ज से कम, और श्रव मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, आप पराश्रव मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। देखिए, के का मतलब जो होता है ना 1000 होता है, के का मतलब 1000, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा। उसके बाद पराश्रव तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? नहीं सुनी जा सकती है, ठीक है। पराश्रव तरंगे की जो आवृत्ति होती है वो कितना होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसलिए जो मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। मनुष्य के द्वारा सुनने वाला जो आपका तरंग होता है वो होता है श्रव्य, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पराश्रव तरंगों की सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो वह है गाल्टन ने। किसने उत्पन्न किया था तो गाल्टन ने, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो 7 का हो जाएगा आपका डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसे लाते हैं हम? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका अल्ट्रासोनिक तरंग, ठीक है, अल्ट्रासोनिक। अब देखिए यहाँ पे आप इंग्लिश में पूछ दिए अल्ट्रासोनिक, तो जो अपश्रव होता है, अपश्रव जो तरंग होता है इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। और जो श्रव होता है, श्रव जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, इसे कहते हैं ऑडिबल।
ऑडिबल, ठीक है। उसके बाद जो पराश्रव होता है, पराश्रव, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक, 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 ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीनों याद रखिएगा। अपस्रव को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंफ्रासोनिक, स्रव को क्या कहते हैं, ऑडिबल, पराश्रव को क्या कहते हैं तो अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो वही कह रहा है कि कीड़ों तथा हानि पहुँचाने के लिए, तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसे, तो अल्ट्रासोनिक, यानी कि पराश्रव्य तरंग को, ठीक है। इसका जो है कितना होता है इसका आवृत्ति, इसका आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। उसके बाद देखिए ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का जो है तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो वह है आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विमान के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, विमान के आंतरिक भागों के जो है सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो 10 का क्या हो जाएगा आंसर, 10 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि पराश्रव तरंग का ही उपयोग किया जाता है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है, बताएं है श्रव्य कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो देखिए 20 हर्ट्ज से ये 2000 है, 20 आपका कहाँ गया, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। अब देखिए 12 नंबर कह रहा है कि ध्वनि की आवृत्ति भी तरंग दैर्ध्य आपका क्या दिया है, तो आपका लैम्डा दे दिया है, और चाल जो है ना भी के बीच क्या संबंध है, ठीक है। आवृत्ति को हम न्यू से सूचित करते हैं, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से, और चाल को भी से सूचित करते हैं। इसका संबंध क्या है इसके बीच, ठीक है। तो 12 नंबर का जो हो जाएगा आपका, 12 का आंसर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू भी। अब देखिए 13 नंबर, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई पड़ती है, विस्फोट सुनाई पड़ती है। अब देखिए 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी आप लोगों को अगर इसमें कंफ्यूजन है तो इसको जो है ना आप लोग फिर से आप देखने का कोशिश कीजिएगा, इसको बैक करके, आपको इसमें कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 12 नंबर में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। फिर से हम आप लोगों को बता देते हैं कि v बराबर जो होता है एन लैम्डा होता है। v का मतलब क्या होता है, तो तरंग का वेग होता है। v बराबर क्या होता है, तरंग का वेग कहिए चाहे चाल कहिए, तरंग का वेग कहिए चाहे चाल कहिए, इसमें चाल दिया है तो चाल हो जाएगा। उसके बाद n बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका आवृत्ति हो जाता है, n बराबर आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका, तो यह तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। अब देखिए v का मान इसमें कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्यों। चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर में क्या कह रहा है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है, हाँ तो यह सही है। चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंग निकलती है, ठीक है। इंफ्रासोनिक नहीं निकलती है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, चमगादड़ अल्ट्रासोनिक होती है। कौन सा तरंग निकलती है, तो अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक नहीं। आगे देखिए 16 नंबर में, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी, तो 16 का क्या हो जाएगा आपका, तो बी हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। 17 नंबर देखिए, 17 में कह रहा है कि निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। निम्न द्रवों में से, ठीक है, ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। किस में यात्रा सबसे तेज करेगी, तो अगर ऐसे गए ठोस द्रव गैस में तो सबसे ज़्यादा ठोस में। लेकिन इसमें अब देखिए क्या क्या दी, ठोस तो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, जल है, निर्वात है, ठीक है, वायु है, लेकिन यहाँ पे ठोस के रूप में कौन है, तो स्टील है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, 17 का ये हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इसीलिए बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है।
अब देखिए वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, तब का ये हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकेंड, होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन 332 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, इसीलिए अप्रॉक्स में कौन हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तब का ठोस में सबसे तेज चलती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में, ठीक है, ध्वनि का वेग जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, तो भिन्न भिन्न होता है, और ठोस में सबसे अधिक होता है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। अब देखिए 22 नंबर, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि गति सबसे अधिक होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो 22 से क्या हो जाएगा, तो एल्युमिनियम में, किस में हो जाएगा, तो एल्युमिनियम में होती है। अब देखिए एल्युमिनियम में जो है ध्वनि की चाल कितना होती है, तो 6420 होती है, एल्युमिनियम में कितना होती है, तो 6420 होती है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, तो वह होती है एल्युमिनियम में। 23 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो 23 का हो जाएगा आपका सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, नहीं, ठीक है, यही सही नहीं है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, नहीं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 में कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है, घटता है, तापमान के घटने से घटता है, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। 25 नंबर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि रेलगाड़ी की इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 25 का ए होगा, यानी कि ए भी सही है और आपका आर दोनों सही है। प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है, हाँ, यानी कि ए और आर दोनों सही है। अब चलिए देखते हैं 26 नंबर, 26 में क्वेश्चन कर रहा है कि पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। 27 में कह रहा है कि वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, मैक संख्या कहते हैं। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, तो 28 का हो जाएगा आपका आंसर सी, वायुयान के, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो किस में, तो डेसिबल में मापा जाता है। अब देखिए 30 नंबर में, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितना होती है, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितना होती है, तो 30 से 40 डेसिबल होती है। 31 नंबर, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से अलग करती है यानी भिन्न करती है, क्या कहलाती है, ठीक है। 31 का हो जाएगा ए, यानी कि तारत्व कहलाती है, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, मोटी या पतली होती है, तो 32 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि तारत्व। 33 नंबर देखिए, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है, तारत्व अधिक होगा, ठीक है, मतलब आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, ठीक है। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर कह रहा है कि एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है। 34 का क्या हो जाएगा, तो बी, बच्चे की आवाज़, ठीक है, बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होती है। फिर समझिए, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है, क्योंकि बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होती है। 35 नंबर देखिए, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्यों, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है, तो केवल ध्वनि गुणता। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है, तो 37 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि ध्रुवन। 38 नंबर देखिए क्या कर रहा है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है,
ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो 38 का हो जाएगा आपका डी यानी कि 95 डेसिबल। 39 नंबर का निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, तो ये हो जाएगा आपका हवाई जहाज़ की उड़ान भरना, इसके द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है। 40 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 40 में करें कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए ये घटती जाती है। ये घटना किसका उदाहरण है, ये घटना जो है किसका उदाहरण है, तो 40 का हो जाएगा आपका डी डॉपलर प्रभाव का। डॉपलर प्रभाव का देखिए यूपीपीसीएस 2007 में यह पूछा हुआ है। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि 41 का हो जाएगा आपका सी, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। 42 में देखिए कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो हो जाएगा आपका ध्रुवन। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। उसके बाद देखिए 44 नंबर। 44 में करके डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? किसके मापन के लिए किया जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता। प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का क्या कारण है, तो ध्वनि का परावर्तन। 46 में कह रहा है कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तालों व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो 46 का हो जाएगा आपका बी यानी कि 17 मीटर। रडार की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होगी, ठीक है। 47 का हो जाएगा आपका बी, रडार की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होगी, रेडियो तरंगों के परावर्तन। उसके बाद देखिए 48 नंबर। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होनी चाहिए, तो 1/10 सेकेंड से अधिक, 1/10 सेकेंड से अधिक। करें कि अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रिश्तेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं, इसका उद्देश्य होता है, तो 49 का हो जाएगा डी, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। 50 में क्या कर रहा है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड यानी कि 0.1 सेकेंड ऐसे भी देता है, ठीक है। 51 नंबर देखिए क्वेश्चन। 51 में कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो 51 का हो जाएगा आपका, 51 क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा परावर्तन, ठीक है। 51 का सी यानी कि परावर्तन। 52 नंबर देखिए, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने दूर खड़ा रहना चाहिए, कितने दूर खड़ा रहना चाहिए, तो 52 को हो जाएगा बी यानी कि 56 फीट, 56 फीट। 53 में कह रहा है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। 54 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रतिध्वनि तरंगों के डैश डैश के कारण उत्पन्न होती है, प्रतिध्वनि तरंगों के डैश डैश के कारण उत्पन्न होती है, तो 54 का हो जाएगा आपका सी यानी कि परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। 55 नंबर देखिए, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो 9 संचालकों द्वारा, 9 संचालकों द्वारा। आगे देखिए क्या कर रहा है कि अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया, अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। 56 का आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि सेविन ने। गुंजहीन हॉल का अनुरणन काल होता है, गुंजहीन हॉल का अनुरणन काल होता है, तो 57 का हो जाएगा ए यानी कि 0 सेकेंड। 58 में देखिए, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्यों? जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। 59 नंबर देखिए, 59 में कह रहा है कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है, तो अनुनाद के कारण।
कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की की कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वो ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? किस गुण के कारण होगा? तो 60 के सी यानी कि अनुनाद के कारण। 61 नंबर देखिए, जब हम तल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, जब हम तल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अनुनाद। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। 62 का अनुनाद। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद के। 63 में क्या कर रहा है कि जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? तो 63 का कारण है व्यतिकरण। व्यतिकरण। 64 में देखिए क्या कर रहा है कि समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज निरोध क्षेत्र साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये निरोध क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो ये होते हैं व्यतिकरण के कारण। फिर समझ लीजिए, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर यानी कि लाइट हाउस बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र यानी साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण होते हैं? तो व्यतिकरण। 65 नंबर, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है विवर्तन। फिर समझिए, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण क्या है? तो विवर्तन है। 66 में क्या कह रहा है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? 66 का आपका आंसर बी होगा, डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। 67 में कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि से, डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि से संबंधित है। 68 में देखिए क्या कर रहा है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होती है? तो ये होती है डॉपलर प्रभाव के कारण। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होती है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। 69 में कह रहा है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र आयु में शुष्क आयु की तुलना में घनत्व कम होता है। आर्द्र आयु में ध्वनि का वेग शुष्क आयु की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि आर्द्र आयु में शुष्क आयु की तुलना में घनत्व कम होती है। 70 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग। तो ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होता है। पहले ही बताया, ठोस में ज़्यादा होता है, उससे कम होता है द्रव में, उससे सबसे कम होता है आपका गैस में। 70 का हो गया। अब चलिए 71 देखते हैं। 71 में करेक्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 71 का हो जाएगा बी। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंग प्रस्रव तरंग कहलाती है, प्रस्रव नहीं कहलाती है, अवस्रव कहलाती है। अवस्रव 20 हर्ट्ज से कम, स्रव 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, प्रस्रव मतलब कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 72 में करेक्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो 72 का हो जाएगा आपका सी, अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग। 73 में देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो 73 का हो जाएगा आपका डी यानी कि लकड़ी में। किस में हो जाएगा? तो लकड़ी में हो जाएगा। उसके बाद देखिए 74 में क्या कर रहा है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? ठीक है, तो 74 का हो जाएगा डी यानी कि 664 मीटर प्रति सेकंड। 75 नंबर देखिए, 75 में कह रहा है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो 75 का हो जाएगा डी यानी कि लोहा। 76 में कह रहा है कि एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, 76 का हो जाएगा वो सोनोग्राफी, ये नंबर ऑप्शन। एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। 77 में कह रहा है कि कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं करती है? कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं करती है? तो वह है ध्वनि।
78 में देखिए कह रहा है कि आपका दिया है न्यू वे, न्यू डब्ल्यू तथा न्यू एस क्रमशः वायु जल इस्पात में ध्वनि का वेग हो। भी ये मान सकते हैं, भी ए भी डब्ल्यू भी एस क्रमशः वायु जल इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 78 का आपका सही हो जाएगा ये नंबर। ठीक है। 79 में कह रहा है कि ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चल सकती है, तो ये हो जाएगा आपका निर्वात में नहीं चल सकती है। ठीक है। 80 में देखिए वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त है क्या कहलाता है। तो 80 का हो जाएगा आपका बी यानी कि सोनार। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रश्रव्य तरंगें उच्चतर आवृत्ति की होती है। ठीक है। श्रव्य का कितना होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और प्रश्रव्य कितना होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब देखिए 82 नंबर इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है किस में होता है। तो 82 का हो जाएगा आंसर आपका सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए। 83 में क्या कह रहा है कि ठीक है एकॉस्टिक विज्ञान है, एकॉस्टिक विज्ञान है ध्वनि से संबंधित, एकॉस्टिक विज्ञान है ध्वनि से संबंधित। चलिए 84 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है, तो वह 60 डेसिबल है। निम्नगण वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। ठीक है। तो 85 का हो जाएगा बी यानी कि सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सोनार कहते हैं। 86 में देखिए ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। 87 में क्या करा, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि के निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, तो होता है आवृत्ति। क्या होता है, तो आवृत्ति होता है। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य तो निर्धारित होता है वह है ध्वनि की क्या, तो आवृत्ति है। 89 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है। तो 89 का हो जाएगा सी, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए अब यहाँ पे आप जो है ना कन्फ्यूजन होइएगा। ठीक है। 89 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है। ध्वनि के बारे में, ठीक है, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ होती है, नहीं ध्वनि क्या होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है। 90 में क्या कर रहा है कि ध्वनि तरंगों के परगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 90 का हो जाएगा डी, ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती है। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती है, यह सही नहीं है। 91 नंबर देखिए, 91 में क्या कर रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है। तो 91 का हो जाएगा डी, 1498 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 92 नंबर क्या कर रहा है, ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है वह है ध्वनि की क्या है, तो आवृत्ति है। पुनरावृत्त परिवर्तनों के कारण किसी बड़े हॉल में सृजित की गई ध्वनि बनी रहती है, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं। तो 93 का ए, अनुरणन कहते हैं। 94 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति की इकाई नहीं हो सकती है। तो 94 का हो जाएगा आपका डेसिबल। ठीक है। कौन सी ध्वनि तरंग की आवृत्ति की इकाई नहीं हो सकती है, तो 94 का हो जाएगा ए, डीबी। ठीक है, डीबी यानी कि डेसिबल। अब देखिए 94 देख लीजिए आप। ठीक है। अब देखते हैं 95 नंबर, लास्ट क्वेश्चन आज का। 95 नंबर क्या करेगा, कोई व्यक्ति किसी खड़ी चट्टान के सामने पटाखे जलाता है और वह विस्फोट के 5 सेकंड के बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ये ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है। तो खड़ी चट्टान से व्यक्ति कितनी दूरी पर खड़ा है। तो 95 का हो जाएगा आपका डी यानी कि 850 मीटर। तो दोस्तों आप जो है ना इस वीडियो को हमको पूरा विश्वास है कि आप पूरा देखे होंगे। इसी तरह का वीडियो आप लोगों को हम रोज़ देते रहेंगे। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। एक यही नहीं, इसमें पॉलिटी भी हम पढ़ा रहे हैं शुरू से, उसके बाद बिहार जीके भी शुरू से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम बिहार दरोगा का जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एनालिसिस कराते हैं। बहुत अच्छा एनालिसिस कराते हैं जो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको। तो इस चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।